ये जो वीडियो सीरीज है आप लोगों के लिए है, ठीक है। मेरे को मजा नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं, मेरे सीक्रेट्स बताऊं, बट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि क्या आप कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते। पिछले 2 एपिसोड्स में दोस्तों हम लोगों ने दूसरे लोगों की मिस्टेक्स देखी है। आज भी हम लोग वही करने वाले हैं, आज भी हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। सो दोस्तों, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योर सेल्फ। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों ना, कोटा का माहौल बताता हूं। देखो 11th-12th क्लास के अंदर दोस्तों, 12th क्लास के अंदर अगस्त सितंबर चल रहा था, ठीक है। और मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं कि ये एक ऐसा मोमेंट होता है, ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पे अभी मैं गिरता गिरता बच गया भाई लोग, पता है। 1 मिनट रुक जाओ यार, पहले सही कर लेता हूं। हाँ तो हाँ, मैं आप लोगों को दोस्तों ये चीज बता रहा था कि उस समय पता है, मतलब एक पता है बकायदा गली थी, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट थे। एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेस नाम का विज्ञान नगर में था, फिर जवाहर नगर में एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और इन दोनों के बीच में क्या बहुत सारे बच्चे रहते थे। अब क्या है, कोचिंग बच्चों को हफ्ते में 12 से 15 घंटे एंगेज करती थी। और कोटा में दोस्तों मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं जो स्कूल छोड़ के वहां पढ़ने आए हुए हैं, स्कूल छोड़ के वहां पढ़ने आए हुए हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जो 12 से 15 घंटे कोचिंग जाता है और उसके बाद सेल्फ स्टडी करता है 30 से 35 घंटे, राइट। मान लो 30 से 35 घंटे टोटल मिला के आवर्स हो गए। उसके अलावा इस बच्चे का दिमाग है खाली, और दोस्तों खाली दिमाग होता है शैतान का घर, शैतान का घर। अब दोस्तों क्या सिचुएशन होती है मैं आप लोगों को बताऊं। 12th क्लास के अंदर जब आ जाते हैं ना, तो 3-4 रियलाइजेशंस होते हैं बच्चों को। पहला रियलाइजेशन, ओ माय गॉड, मेरी तो 11th बर्बाद हो चुकी है। कैसे पता चलता है बच्चों को? जब वो 11th क्लास का पेपर देते हैं, मतलब पेपर के अंदर जब 11th क्लास की चीजें आती हैं और वो अपने आप को ब्लैंक पाते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो बर्बाद हो गई है। दूसरा उनको रियलाइजेशन होता है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्या रैंक आएगी, इसका भी थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होने लग जाता है। जैसे मान लो मैं टेस्ट में लगातार फर्स्ट रैंक ला रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि यार मैं टॉप 100 में ला सकता हूं, टॉप 500 में ला सकता हूं, ठीक है। ये दूसरा रियलाइजेशन होता है। तीसरा रियलाइजेशन बच्चों को होता है कि वो रेस में है या नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत भी अंदाजा होता है ना कि वो रेस में है, तो वो फाइट मारने की कोशिश करता है। अब ये जो 3 रियलाइजेशन है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन तीनों रियलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब मान लो पहला रियलाइजेशन, 11 तो मेरा बर्बाद हो गया है। अब 11 में दोस्तों क्या होता है, देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर मान लो 11 बर्बाद भी हो गया ना, तो यार मेरी गलती से बर्बाद नहीं हुआ, समझे क्या? मतलब मैं स्टूडेंट हूं, मेरे दिमाग में ये फीलिंग है कि यार मेरे 11 बर्बाद हो गया, मेरी वजह से बर्बाद नहीं हुई, दूसरे लोगों की वजह से। मेरे टीचरों ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया, है ना। आप इमेजिन करो, देखो दोस्तों, देखो कितने प्यारे से मासूम से बच्चे होते हैं। मेरे टीचर ने मुझे बढ़िया नहीं पढ़ाया, इसी टीचर से पढ़ के अभी अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया है। इसी टीचर से पढ़ के एक बच्चा AIR 14 लाया है, एक बच्चा AIR 25 लाया है, एक बच्चा AIR 33 लाया है। और बच्चा क्या सोच रहा है कि यार ये टीचर ने मुझे सही नहीं पढ़ाया, ठीक है, मतलब मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि यार देखो दोस्तों, मैं तो क्या बचपन से टॉपर हूं। 10th क्लास में मेरी 96% आई, ICSE वगैरह में मैं पढ़ के आया हूं। तो अगर कोचिंग मुझे ढंग से नहीं पढ़ा पा रही, 11th क्लास का मेरा डब्बा गोल है 12th क्लास के अंदर, तो गलती भाई टीचर की है ना, ऐसा लगता है बच्चों। तो क्या हुआ अगर मैंने सारे होमवर्क नहीं किए? तो क्या हुआ मैंने सारे नोट्स नहीं बनाए? तो क्या हुआ कि मैंने सारी क्लास अटेंड नहीं की? तो क्या हुआ कि मैंने रिवीजन अटेंड नहीं किया जो 11th के एंड में हुआ था? वो सब बात की बात, गलती है टीचर की। मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे? गलती है टीचर की। क्या सॉल्यूशन है? टीचर चेंज करो, टीचर चेंज करो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पता है मैं जब 11th क्लास में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, ठीक है, जब मैंने 11th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो पता है मेरे को ये चीज रियलाइज हुई। मतलब मैं सोचता था कि यार ठीक है, चलो एक बड़ी कोचिंग विज्ञान नगर में, एक जवाहर नगर में, ये लोग तो चलते होंगे, यार ये छोटी छोटी दुकानें क्या हैं? मतलब हम लोग जहां पे जाते थे ना, जो मैंने बताया था ट्रीट के बगल में एक छोटा सा घर था, उसमें एक टीचर ने बोर्ड लगा रखा था कि मैं IIT मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। फिर
रेजोनेंस की 2 बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग के बीच में एक, मतलब 2 बिल्डिंग के बीच में 7-8 घर आते थे। उन 7-8 घरों में से 2 घर में प्राइवेट कोचिंग चलती थी कि भाई हम IIT फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम IIT केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं सोचता था यार इन लोगों की दुकान कैसे चलती होगी, इन लोगों की दुकान कैसे चलती होगी। मैं तो ये सोचता था, पता है आप लोगों को, कि भाई इन लोगों की दुकान चलती कैसे, मेरे को समझ में नहीं आता था। फिर मुझे दोस्तों 12th में रियलाइज हुआ कि कैसे चलती है उनकी दुकान। मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ा बहुत हिंट दी थी, मैंने थोड़ी बहुत हिंट दी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि भाई बच्चों के दिमाग में ये चीज आने लग गई थी कि यार हमें ढंग से पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, उसके 3-4 फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि भाई दूसरी कोचिंग का मटेरियल हम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा किसी बच्चे से, तो उसको लगा कि यार हमें पूरा नहीं पढ़ाया गया। बच्चों के अंदर जो इनसिक्योरिटी होती है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आप लोगों ने सुनी होगी, और ये पता है ये जीवन में हर एक बच्चे के साथ और इनफैक्ट हर एक एडल्ट के साथ भी है। फोमो, क्या किसी को फुल फॉर्म पता है इसकी, क्या होता है फोमो, बताओ बताओ बताओ, क्या होता है फोमो। फोमो क्या होता है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और दोस्तों ये इतना भयंकर साइकोलॉजिकल गेम है ना, ये इतना भयंकर साइकोलॉजिकल गेम है जो किसी को रियलाइज नहीं होता कि बहुत हैवी है। अब इमेजिन करना आप दोस्तों, इमेजिन करना एक स्टूडेंट है ना, 9th क्लास में मुझसे पढ़ रहा है। ठीक है, 9th क्लास में मुझसे पढ़ा, और मैं बता रहा हूं यहां पे दोस्तों मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। कैसे बेनिफिशियरी मैं आपको बताता हूं, है ना। और मैं बहुत ऑनेस्ट बोलता हूं इन सब चीजों में, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है एकेडमिक्स इकलौती एक ऐसी चीज है जहां पे मैं बिल्कुल सत्यवादी हरीश चंद्र हूं। बाकी तो मैं चीजें घुमाता फिराता हूं, वो अलग, सब वो सब जानते हैं, बट एकेडमिक्स एक ऐसी चीज है जो मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूं। एक बच्चा है 9th क्लास में, वो 9th क्लास का एक बच्चा मुझसे पढ़ा, IJSO क्लियर किया, प्री-RMO क्लियर किया, 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मर है, सब चीज है। ठीक है, अब दूसरा बच्चा है जो अब 9th क्लास में आया, उसने सुना हुआ है कि भाई प्रशांत सर से बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनका NSE-JS क्लियर होता है। भाई दूसरे लोगों से भी पढ़ते हैं, दूसरे लोगों से भी क्लियर होता है, कोई वो नहीं है। बट मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए अगर मुझे प्रशांत सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है तो। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब मेरे पास पता है एक स्टूडेंट था, उसने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। मैं उसकी स्टोरी बताता हूं। ठीक है, उसने मुझे बोला कि सर मैं एक कोचिंग में पढ़ता हूं, कोटा का बच्चा था, कोटा के टॉप बैच में था, एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के। ठीक है, उसने मुझे बताया कि सर मेरे साथ दिन भर में क्या होता है, मैं सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ता हूं, फिर उसके बाद मेरे को मटेरियल सॉल्व करना होता है, फिर हमारी डाउट क्लासेस होती हैं, हमें एक फैकल्टी मिला हुआ है डाउट सॉल्व करने के लिए। मैंने उसको बोला भाई तेरे को मेरी जरूरत नहीं है ना, मैं तेरी प्रिपरेशन में 4 चांद नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि 4 से ज्यादा चांद तेरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तू मत ले भाई। क्योंकि वो मुझसे एक्सपेक्ट करे कि भाई मैं उसको 1-to-1 हैंडल करूंगा, मतलब हर एक डाउट। उसने मुझसे बोला कि सर आप मेरी पर्सनल डाउट क्लासेस लोगे क्या, मैंने साफ मना कर दिया, भाई ऐसा नहीं हो पाता और कहीं पे भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो मैंने उसको ये चीज बताई, बट उसके दिमाग में देखो, आप खुद सोच के देखो, उसको सब चीजें मिल रही है ना, सुबह से शाम तक सब चीजें मिल रही हैं, मगर उसके दिमाग में क्या है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि क्या अगर मैं प्रशांत सर से नहीं पढ़ रहा तो कुछ बहुत अमेजिंग चीज मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये रियलिटी है, रिजल्ट सब जगह से आते हैं। कोई बच्चा किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के रिजल्ट आ रहा है, कोई अनअकैडमी से पढ़ के रिजल्ट आ रहा है, सब लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि प्रोसेस कितनी साउंड है, प्रोसेस साउंड होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोसेस साउंड नहीं है ना, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखे तो सही है। बट जहां पे मैं पढ़ता था, रोज क्लासेस हो रही है, रोज ढंग का बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्रॉपर डाउट क्लासेस है, हर एक चीज बढ़िया है, फिर कोई और सोल्यूशन क्यों देखना है, क्यों देखना है कोई सोल्यूशन, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊं, और इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आज भी बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम प्लस ले या ना ले, हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं। एक बच्चा है, मैं आप लोगों को बताता हूं, वो एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी किसी ब्रांच में पढ़ता है, रांची में। ठीक है, रांची में कोई बहुत बड़े टीचर तो है नहीं, और इस बड़ी कोचिंग की ब्रांच है वहां पे। इस बड़ी कोचिंग के जो बड़े टीचर्स हैं, जो बिल्कुल क्वालिटी में सबसे बेस्ट हैं इंडिया में, वो तो नहीं पढ़ा रहे वहां पे। तो इन बच्चों को डेफिनेटली ये लगता है कि हमें इंडिया का बेस्ट चीज मिलना चाहिए और हम दिल्ली नहीं जा सकते।
तो भाई ये क्या करते हैं, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म लेते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं और फिर दिल्ली के बेस्ट टीचर्स हैं, तो ये एक अलग चीज है। बट आप इमेजिन करो, आप कोटा में रहते हो, कोटा में पढ़ रहे हो, एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, टॉप बैच में हो, सेकंड बैच में हो, बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ गया कि यार ये एक पर्सन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाहर से पढ़ता है और इसके इस टेस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले टेस्ट में 60 मार्क्स आए थे, इसमें 80 आ गए, तो यार इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इंप्रूव हो गई। तो कहीं मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं कर रहा। भाई टेस्ट है हमारा रेजो का, 60 मार्क्स थे पिछले टेस्ट में, इस टेस्ट में 80 आ गए, तो यार ये तो इंप्रूव कर गया। तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी इंप्रूव करूंगा। तो यार मेरे को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इस बच्चे के उस क्लासेस अटेंड करने की वजह से जो फिजिक्स में परफॉर्मेंस है वो 90 से 50 पे आ गई, वो नहीं देख रहा हूं मैं बस क्या देख रहा हूं कि भाई इंप्रूव कहां पे हुआ है। भाई ओवरऑल इंटायरिटी में देखना पड़ेगा ना, इंटायरिटी में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को देखो, देयर आर नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग इन जेई में आपको तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आएगी। 2 में अच्छा कर पाए, 1 में नहीं खराब कर पाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, रैंक अच्छी नहीं आएगी, राइट। तो ये चीज दोस्तों हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैल चुकी, ठीक है। मैं जब 12th के जुलाई अगस्त सितंबर में मेरा बर्थडे आता है, तो सितंबर में मैंने छोटी सी पार्टी दी थी, पेटीज पार्टी, पता ही है आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर मैंने बुलाए थे, क्योंकि देखो अगर आप पिज्जा से पेटीज पे जाते हो तो आप बच्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि सस्ता पड़ता है पर हेड, सीधी सी बात है। तो मैंने क्या किया कि काफी मतलब 30-40 बच्चों को पेटीज खिलाई। तो ऐसी बातचीत हो रही थी, तो ये पता चला कि उन 30-40 बच्चों में से मेरे बैच में जो A1 बैच था, जो टॉप बैच था एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उस बैच में से उन 30-40 बच्चों में से तकरीबन 15 से 17 बच्चे किसी ना किसी तरह की इंडिविजुअल कोचिंग जा रहे थे, किसी ना किसी तरह की इंडिविजुअल कोचिंग जा रहे थे, ठीक है। अब ये चीज मैंने सोचा यार कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया, अच्छा ये दुकानें ऐसे चलती, ये दुकानें ऐसे चलती हैं। अब मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब ऑब्वियसली देखो मेरे को कोई इंटरेस्ट था नहीं जानने का, मेरा सब बढ़िया चल रहा था। मतलब यार कोई बच्चा अगर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करके लगातार 3-4 टेस्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया है, उसको थोड़ी दिमाग में आएगा ये सब चीजें। तो मैंने ये चीज बस एनालाइज की, और उस समय तो की भी नहीं थी, मैंने एनालाइज की बाद में जब मेरी रैंक वैंक सब आ गई। और फिर मेरे कुछ दोस्त ड्रॉप किए। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने ड्रॉप क्यों किया, तो फिर उन्होंने ये सब चीजें मुझे बताई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये थी, देखो मैंने बताया इसके अंदर रीजंस लिखे हुए हैं कि बच्चे इंडिविजुअल या फिर कोई दूसरी हेल्प क्यों लेते हैं। मैं आप लोगों को सारे रीजन दोस्तों रीड आउट करके बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सारे ही रीजन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये सब चीजें तो बताई थी कि भाई कैसे मतलब आपका वो चीज हुई थी, भाई जो डाउनफॉल ऑफ द लेजेंड वाला चैप्टर था उसके अंदर बताया था। ये बहुत छोटा चैप्टर मैंने लिखा था, केवल 5 पेज का चैप्टर है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो इनको पता है, ये जो इंडिविजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनको पता है कि यार बच्चों को है ना लिमिट निकालनी नहीं आती ढंग से, तो लिमिट की एक स्पेशल क्लास रख देंगे और फिर उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, देखो हम कितना बढ़िया लिमिट पढ़ाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने में दिक्कत आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर ले लेंगे और बोलेंगे कि यार देखो ये होता है। तो ये होता है मार्केटिंग प्रोपेगेंडा। तो ये पहला मार्केटिंग प्रोपेगेंडा होता है। सेकंड, अट्रैक्टिव डेमो क्लासेस। डेमो क्लासेस के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चन देंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देंगे। और दोस्तों जैसे इंडियन मूवीज में होता है ना भाई, ट्रेलर देख के आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है, फिर पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एवेंजर्स है, एवेंजर्स में आपको ट्रेलर देख के समझ में नहीं आता कि टोनी स्टार्क मरने वाला है, राइट। मगर इंडियन मूवी में आप कोई सा भी ट्रेलर देखो, जैसे संजू मूवी का ट्रेलर देखो, उसमें समझ में आ जाता है अच्छा संजय दत्त के साथ ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, और फिर ऐसे करके उसकी जिंदगी बढ़िया हो गई होगी। तो इंडियन मूवी के ट्रेलर की तरह डेमो क्लासेस होती हैं। जितना भी बढ़िया चीज होता है ना सब डेमो क्लास में आ जाता है। समझ के आप बात को, मतलब पता है बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेमो क्लास के अंदर ही सब दे देते हैं कि भाई यही है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हो गई एक, तो डेमो क्लासेस, ठीक है। और आप देखो मतलब डेमो क्लासेस में क्या आएंगे, जो उनको बेस्ट आता है ना वो देंगे। भाई उनसे पता है तुम डेमो क्लास मांग लो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेमो क्लास मांग लो, नहीं दे पाएंगे। क्यों? अरे भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किसी को भी समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं, वो डेमो क्लास लेंगे ऐसी सरल चीजों की जो बच्चों को आती होगी। और बच्चा, मैंने आपको बताया था, दूसरी बार अगर कोई भी बात सुनेगा तो उसको मजा आएगा इसी, हाँ यार ये तो बढ़िया मजेदार बात सर बताई इन्होंने, ठीक है। तो ये एक चीज होती है ना। तो ये तीसरा हो गया। दूसरा, प्रॉमिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। प्रॉमिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन दोस्तों देखो, आप लोग को याद होगा मैंने कभी भी अपने लेक्चर में ये नहीं बोला कि भाई मेरी 42 रैंक आई, मैं तुम्हें 2 महीने में 42 रैंक तक ले जाऊंगा। मैं तो तुमसे मेहनत करवाता हूं। मैं तो जिन बच्चों को पढ़ाता हूं ना उनको भी ये बोलता हूं, आने से पहले भी बोलता हूं, सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, सारा होमवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब आप एंथुसियाज्म देखो बच्चों का। और मैं एक और सबूत देता हूं, मैं तो इतना मोटिवेट करता हूं ना, मेरे पास 170 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं पिनैकल बैच में। पिनैकल बैच में सब लोगों को बता रहा हूं, कुछ पिनैकल के बच्चे भी मेरी बात सुन रहे होंगे, उन लोगों की थोड़ी बहुत उनको भी शर्म आएगी और फिर वो होमवर्क करना चालू करेंगे। 170 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से केवल 25 लोगों ने मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का होमवर्क किया है। बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि सर सुपर 42 आपका खाली है क्या? भाई वो खाली रहेगा। मैंने पहले भी बोल दिया था, अप्रैल में मैंने बोल दिया था कि भाई इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना पेशेंस नहीं होता बच्चों के अंदर कि वो होमवर्क कर सके। और जिन जिन बच्चों में पेशेंस है वो बढ़िया कर जाएंगे। मैंने बताया था ना आप लोगों को, रेजोनेंस की जब आखिरी क्लास हो रही थी ना, सर ने पूछा था कि कितने बच्चों ने आज तक सारा होमवर्क किया। 1 या 2 हाथ खड़े थे केवल, टॉप बैच के अंदर केवल 1 या 2 हाथ, और उन दोनों बच्चों की टॉप 100 में रैंक है। अब आप देख लो। तो भाई इतनी सिंपल चीज है, बट ये करना बहुत मुश्किल है। केवल 25 बच्चे, इतना मोटिवेट करता हूं मैं, तो इतना सब कुछ इंसेंटिवाइज करता हूं बच्चों को, फिर भी ये चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, तो ये और वो क्या करते हैं जो ये होते हैं प्रॉमिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी तो देखो जैसे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते हैं कि भाई किस तरह से 300 प्लस मार्क्स लेके आए 2 महीने में, ठीक है। कोई डिस्क्लेमर कुछ नहीं है, भाई ले आएंगे। और ऐसे लोग 300 प्लस लाने का वादा करवाते हैं जिनके खुद के कभी नहीं आए होंगे, जिनके 200 भी नहीं आते, वो ये वादा करते हैं कि भाई 300 प्लस मार्क्स ले आएंगे 360 में से। जब 360 का पेपर होता था ना, 300 प्लस स्कोर करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि यार बहुत इजी लगता है, मतलब ये बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। और मतलब मैं भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफी बार बोलता हूं ये कि भाई देखो 360 में से 320 मार्क्स का पेपर बहुत इजी आएगा, मतलब इजी या मीडियम आएगा। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है? इजी मीडियम सारे क्वेश्चन कर लो, बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। 40 मतलब 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे। 360 का जब पेपर होता था 80 क्वेश्चन इजी या मीडियम आएंगे, उन 80 क्वेश्चन कर लो, 320 हो गए, 320 आ गए तुम्हारे। अबे बोलने से थोड़ी आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि एक मार्केटिंग गिमिक होता है। मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों 300 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, 2 साल में भी बहुत मुश्किल। तुम 2 साल बहुत ढंग से मेहनत करोगे ना, तब तुम्हारी चांसेस बनते हैं कि तुम 300 नंबर ला सकते हो, अगर 360 का पेपर होता तो। इसको ऐसे करो, जेई मेन में 80% लाना, जेई मेन में 80% लाना, 2 साल तुम रिगरस मेहनत करोगे ना, तब तुम्हारे चांस बनेंगे। और उस चांस को तुम भुना सकते हो जब वो पेपर होगा। अगर उस दिन तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो फिर तुम्हारे 80% से कम हो जाएंगे। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापस से बोल रहा हूं, ये बच्चों को अच्छा लगता है सुनने में कि सर मेरे 300 नंबर आ सकते हैं क्या, मेरी रैंक अच्छी आ सकती है क्या, मेरी टॉप 50 में रैंक आ सकती है क्या, सर अगर मैं 2 साल लगातार मेहनत करूं तो मेरी टॉप 50 में रैंक आ सकती है क्या? आंसर हाँ है, यस, मेरी भी आई है, 2 साल मेहनत करके आई है। बट वो जो प्री कंडीशन मैंने लगाई है, जो आपने खुद ने लगाई है कि 2 साल तक लगातार मेहनत करेंगे, क्या 2 साल तक लगातार मेहनत हो पाती है क्या? क्या 730 डेज में से एक भी दिन गिल्टी नहीं होगा? अरे भाई बहुत सारे दिन होते हैं। पॉइंट ये है कि जब वो गिल्टी डेज होते हैं, जब आप प्रेशर में आते हो, तब आप डिसीजन क्या लेते हो? क्या आपका ये डिसीजन होता है कि मैं एस्केप मार के किसी और टीचर के पास चला जाऊं, या आपका डिसीजन ये होता है कि मैं मेहनत करूंगा, डटा रहूंगा, 2 साल मेहनत करनी है, एक दिन से कुछ नहीं होता, सारा बैकअप क्लियर करूंगा? ये चीज बहुत कम बच्चों में होती है, बहुत कम बच्चों में होती है दोस्तों, ठीक है, राइट। तो 300 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, ये चीज, ठीक है। चलिए फिर अगला रीजन क्या होता है? टीचिंग एक्स्ट्रा स्किल्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं बताता हूं, है ना, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग और अट्रैक्टिव चीज लगती है, बहुत अमेजिंग और अट्रैक्टिव चीज होती है दोस्तों। क्या होती है वो? बहुत अमेजिंग और अट्रैक्टिव चीज होती है, एशलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स।
एशलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स बहुत अमेजिंग चीज होती है, बट सिलेबस में ही नहीं है, जेई के सिलेबस में है ही नहीं। वो आती है जेई, जब क्लियर कर लोगे आईआईटी के अंदर पढ़ाते हैं, और आईआईटी के अंदर पढ़ाते तो बहुत मजा आता है उसमें। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक टर्म देखना आप, ये एक्स्ट्रा है। अब डेमो क्लास लगी है भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाई। फिर बच्चों ने बोला सर हमें तो पढ़ाया नहीं है। अरे तुम्हें यही नहीं पढ़ाया, अरे रे रे रे, अब तुम्हारी कैसे रैंक आएगी, अब तुम्हारा कैसे सिलेक्शन होगा। फिर आता है दोस्तों फोमो, भाई सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों पढ़ाएं, जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ाएं। मेरे से बच्चे बोलते हैं सर आप डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्यों नहीं पढ़ाते। अरे भाई काम का ही नहीं है, मैं डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन के बिना भी सारी चीजें कर सकता हूं, तो मैं क्यों करूं डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, मेरे को नहीं पढ़ाना, मेरे को जो काम आएगा जो बहुत कंपलसरी है मैं पढ़ाऊंगा। बच्चे बोलते सर सिंथेटिक डिवीजन क्यों नहीं पढ़ाते। अरे नाम का है सिंथेटिक डिवीजन, भाई मेंटली कैलकुलेशन करना तो सीखे हम लोग, राइट। आईआईटी में अगर टॉप रैंक लानी है तो भाई वैदिक मैथ्स के बहुत सारे मूल मंत्र पढ़ के थोड़ी आ जाएगी। जेई आपसे ये थोड़ी पूछती कि 13 × 17 करें 5 सेकंड में, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालें 10 सेकंड में, ये थोड़ी पूछती है जेई। जेई आपसे करवाती है लंबी कैलकुलेशन, जेई आपसे करवाती है लंबी कैलकुलेशन, ठीक है, समझे क्या। तो ये चीज है दोस्तों, राइट। फिर अगला इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है। अब ये दोस्तों सबसे पावरफुल टूल होता है उनके पास, जिससे बचना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो जैसे कोई भी बड़ी कोचिंग है ना दोस्तों कोटा की, उसमें क्या है, खासकर ड्रॉपर बैचेस के अंदर 250 बच्चे तक भी होते हैं। ये लोग क्या बोलेंगे कि यार हम 250 बच्चे नहीं करेंगे, हम 30 बच्चे करेंगे, हमारे बैच की साइज ही 30 है। वो पता है इनडायरेक्टली ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही 30 आते हैं, समझ रहे हो। अब उनके बच्चे ही 30 आएंगे तो 30 ही बच्चों का बैच बनेगा, बट इनके अगर कभी ज्यादा बच्चे आ जाते ना तो बैच साइज बढ़ जाती है, समझ रहे हो, तो इनकी बैच साइज बढ़ जाती है। मगर इनके बच्चे ही 30 आएंगे तो आप स्मॉल साइज इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके बच्चे इतने आते हैं, राइट। तो ये चीज है, तो ये दोस्तों बहुत ही अमेजिंग चीज होती है, ठीक है। ट्रैकिंग आईडीज दोस्तों बहुत जल्दी मिल जाएगी। देखो भाई मैं बताऊं, कोटा में रेड जोन चल रहा है, ठीक है। अभी कोटा में परसों ही 75 न्यू कोविड केसेस आए हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ की सारी सर्विसेज, सारी सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, तो इसलिए ट्रैकिंग आईडीज का दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। अब ये सारी चीजें मिला के, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, अट्रैक्टिव डेमो क्लासेस, प्रॉमिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, टीचिंग एक्स्ट्रा स्किल्स, इंडिविजुअल अटेंशन, ये 5 पांडव जब काम करते हैं ना दोस्तों, तो किसी भी तरह की हस्तिनापुर को जीता जा सकता है। और दोस्तों ये फैक्ट है, कोटा का 50% स्टूडेंट या 50 to 60% स्टूडेंट मैं कह सकता हूं, किसी ना किसी तरह की कोई और हेल्प ले रहा है, ले रहा था, नहीं मेरे टाइम पे नहीं होता था, ये अभी भी होता है। 50 to 60% स्टूडेंट कोटा का किसी ना किसी तरह की हेल्प ले रहा है, और इस पूरे फिनोमिना को मैं बोलता हूं डाइवर्जन। डाइवर्जन, अब मैं किस तरह के डाइवर्जन को सपोर्ट करता हूं। जैसे एक स्टूडेंट है मेरे साथ, 12th में पढ़ रहा है, उसने अपनी ऑफलाइन पूरी तरीके से छोड़ दी, अब वो पूरा मेरे पे डिपेंडेंट है। अब मैं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूं, क्योंकि मैं इसको डांट के अपना सारा होमवर्क करवाऊंगा, डांट के अपने सारी डीपीपीस करवाऊंगा, सारे होमवर्क सबमिट करवाऊंगा, इसके नोट्स भी बनवा दूंगा, ये सब मैं कर सकता हूं, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मेरी बात मानेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ये डाइवर्जन सही है कि आपने छोड़ दिया, 2 नाव की सवारी नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो सब कुछ छोड़ के अनअकैडमी पे हैं जैसे मेरे साथ, और ये नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं, चलो ये तो ऑनलाइन तो अभी आया, आप बोलोगे सर ऑनलाइन तो अभी आया, कोई रिजल्ट नहीं आपका। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक स्टूडेंट था, मैं रेजो का अकेडमिक हेड था 6 से 10th क्लास के अंदर। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को स्कॉलरशिप देता था, कैश स्कॉलरशिप देता था। फिर भी एक बच्चा था जो हम लोगों से, और मतलब स्काइप होता है ना, स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो स्काइप के थ्रू हम लोगों से क्लासेस लेता था। मैं उस बच्चे को यही बोलता था, यार तुम एक चीज डिसाइड करो, या तो उधर रहो या यहां इधर रहो, आपका ना कुछ नहीं होगा। उस बच्चे ने
इस बच्चे ने इधर शिफ्ट मार लिया, पूरा का पूरा इधर शिफ्ट मार लिया, और अगर ये उधर रहता ना तो भी उसका रिजल्ट अच्छा आता। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, साफ बता रहा हूं, ये अगर उधर रहता ना, पूरा का पूरा उधर रहता तो भी इसका अच्छा रिजल्ट आता। ये पूरा का पूरा इधर आ गया तो इसका अच्छा रिजल्ट आया, एक जगह रहा, राइट। अब वापस चलते हैं 2007 के अंदर। अब दोस्तों पूरा आप देखो, मतलब एक दिन की बात है, मैं आप लोगों को बताता हूं, है ना। वीपीएम मैम थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वैसे उनको गुस्सा आता नहीं था, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, 55-58 उनकी एज थी उस समय, ठीक है। तो यार देखो, वो तो रिटायरमेंट पे थी, अब उनको क्या फर्क पड़ता है यार कि भाई कोई होमवर्क करके आया नहीं आया। बट उन्होंने एक दिन, उनको ऐसा रहा कि भाई मेरा होमवर्क कौन करके आया। क्यों, उन्होंने पता है क्यों पूछा? क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल चीज पूछी, बहुत सिंपल चीज पूछी जो किसी भी बच्चे को नहीं आती थी। मतलब किसी भी बच्चे को, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों से उन्होंने पूछा, किसी भी बच्चे को नहीं। सब ये बैक बेंचर इधर उधर उठा रही थी मैम, अटेंडेंस का सिस्टम था, कोई भी बच्चा अगर अटेंडेंस, मतलब कोई भी बच्चा अगर क्लास में नहीं आता था ना, तो उसके स्कूल में, उसके घर पे मैसेज चला जाता था। और देखो दोस्तों, एक चीज तो सच्चाई है, पिताजी की डांट से, आप कितनी भी उम्र के हो, पिताजी की डांट से डर तो लगता है, राइट। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि मतलब मैम ने बोला कि भाई होमवर्क दिखाओ, ठीक है। बच्चों से पूछा कि काइरलिटी क्या होती है ना। मैडम ने सिंपल चीज पूछी, काइरलिटी क्या होती है, और ये करके इशारा भी किया, अगर काइरलिटी नहीं बताओगे तो फिर देख लेना। समझ लो भाई, ये मतलब ये होता है ना, मिरर इमेज टाइप की जो चीजें होती हैं वही काइरलिटी होती है। तो मैम हिंट भी दे रही थी, मतलब ऐसा मुझे लगा कि मैम हिंट दे रही थी, बट मैम का तो शायद यही इंटेंट था कि मैम लपड़ लगाने वाली थी। तो अब मैम ने बोला कि भाई किसको आता है, अब बताओ। भाई 3-4 बच्चों से पूछा, नहीं पता था, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि मैम ने बोला यार तुम लोग होमवर्क कर दिखाओ मेरा, कि भाई किस किस ने किया है। फिर बच्चे आए, जाओ, बाहर खड़ा किया, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ, आओ जाओ हो रहा था। इधर गेट था, गेट से निकलो, बाहर खड़ा। बाहर एकदम से दोस्तों हमारे एक लॉबी थी जिसमें तकरीबन 70 से 80 बच्चे खड़े हो सकते थे। और उस समय, और ये देखो दोस्तों, ये कैसे पता चलता है कि 70 से 80 बच्चे खड़े हो सकते थे? ये 70 से 80 बच्चे बाहर निकले तो पता चला कि 70 से 80 बच्चे वहां खड़े हो सकते थे, राइट। तो 70 से 80 बच्चे वहां खड़े हो गए। अब फ्लोर इंचार्ज ने मैम को इशारा किया, मैडम जगह नहीं है, अब बाहर, अब अंदर ही रखो बच्चों को। फिर मैम देखो दोस्तों मैनेजमेंट की थी, तो मैम ने संभाला। देखो मैंने रैंडम कॉपी चेक की, 70-80 स्टूडेंट्स की। मैम की इच्छा थी सारे स्टूडेंट्स की चेक करने, समझ रहे हो, मैम की इच्छा थी सारे स्टूडेंट्स की चेक करने, बट मैम ने नहीं की, ठीक है। और मैम का भी पता है मन नहीं लग रहा था क्लास के अंदर। क्यों भाई? T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय, याद है आपको, धोनी ने जिताया था, धोनी कैप्टन, पहली बार कैप्टन बना था। तो उस समय मतलब वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी, तो शायद उनके दिमाग में क्रिकेट चल रहा होगा, शायद उसके आसपास ही युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, तो इसलिए ये चीज हुई वहां पे। भाई 70 से 80 बच्चे खड़े हो गए बाहर, तो मैम को रियलाइज हो गया कि भाई ये बच्चे तो होमवर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब उस समय दोस्तों काउंसलिंग हुई, तो बच्चों को बोला कि यार भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। तो सारे बच्चों ने, अब देखो बच्चे भी शाणे होते हैं, 70-80 स्टूडेंट्स को अगर आप बाहर निकाल दोगे 120 की क्लास में, तो क्लास के अंदर बचेंगे 35। और दोस्तों यहां पे करती है वर्क डेमोक्रेसी, क्योंकि 70-80 बच्चे गलत नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो पॉपुलर ओपिनियन है वही करेक्ट ओपिनियन है, जो पॉपुलर ओपिनियन है वही करेक्ट ओपिनियन है, ठीक है। तो भाई वही पॉपुलर है, वही करेक्ट है। तो बस ये 70-80 स्टूडेंट्स ने कंप्लेन कर दी मैम की कि मैम ढंग से नहीं पढ़ाती, इसलिए हम इनका होमवर्क नहीं करते। हमने नो कॉपरेशन मूवमेंट चला रखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फायदा तो हुआ था, अंग्रेजों के समय में भी हुआ था, मगर 20 साल में हुआ था। भाई 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आई थी, उसके 25 साल बाद हमें आजादी मिली थी, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी थोड़ी मिलता। और कंप्लेन किसके अगेंस्ट कर रहे हो? जो वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एचओडी है। कंप्लेन किसके पास गई? उन्हीं के पास समझ रहे हो? मतलब इट इज लाइक कंप्लेनिंग, मतलब मेरे साथ पता ये चीज हो चुकी है। वैसे मैं बताऊं आपको, तो मैं जब रेज़्यूमे एकेडमिक हेड था, तो मैं क्या है, प्री आरएमओ का 2017 में मैंने प्री आरएमओ का बैच लिया था। तो मैं नॉर्मल बैच में पढ़ा रहा था, एक स्टार बैच नहीं था, तो वहां पे मैं प्री आरएमओ पढ़ा के आ गया, ठीक है। अलजेब्रा का एक्सप्रेशन पढ़ा दिया, सिग्मा ए सिग्मा बी ये सब पढ़ा दिया मैंने। बच्चे
कंप्लेन लेके सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, वो कंप्लेन आई मेरे पास, ठीक है, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता अब तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज हुई दोस्तों, समझ में आई। अब भाई मतलब ये चीज रियलिटी है दोस्तों यार। देखो नॉन कॉपरेशन अहिंसा वर्क करती है मगर लंबे समय में वर्क करती है। अगर आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए ना तो आपको बनना पड़ता है क्रांतिकारी। समझ रहे हो क्या बनना पड़ता है आपको? क्रांतिकारी। ये चीज हमने अपने इतिहास से सीखी। अब उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी। एप्लीकेशन लिखना मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन लिखने का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण। आप लोग ये चीज कर रहे हैं, बट पॉइंट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैम गलत नहीं थी। मैम वॉज नेवर रॉन्ग। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हर एक कॉन्सेप्ट के नोट्स लिखवाए थे, बस उनकी आवाज मोनोटोनस थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाती थी। क्या हुआ भाई? इंटरटेनमेंट मूवी थोड़ी देखने जा रहे थे यार। मूवी देखने का अलग वो था भाई। मूवी कभी देखने तो कुछ और मूवी देखेंगे, यहां मूवी देखने थोड़ी आ रहे, सीखने आ रहे। एक एक चीज पढ़ाती थी मैं, एक एक चीज मेरे को अच्छे से याद है। उनके नोट से 40 to 50% पेपर आया था हमारा जेईई का, जो बहुत बड़ी बात होती है। किसी के भी नोट्स में से 40-50% पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई कुछ भी ऐसा था नहीं वहां पे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों क्या हुआ। अब बच्चों से बात हुई। बच्चे बोलते हैं कि यार मतलब मैम से पढ़ने मजा नहीं आता। सबसे ज्यादा हमारे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चे इंडिविजुअल जाते थे, और ये जो सर थे ना जिनके यहाँ पे इंडिविजुअल जाते थे, वो इस तरह की स्क्रीन के साथ पढ़ाते थे। अब आप खुद सोच के देखो, आपका टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है, ब्लैक मार्कर से पढ़ा रहा है, और एक टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है, ठीक है। यहां से कार्बन का एटम आ रहा है, सोच के देखो आप, कार्बन के एटम से इधर 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 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल रही है। 109 डिग्री एंगल भी आपको ऐसे 3D में विजुलाइज हो रहा है। मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। तो भाई हमारे बहुत सारे बच्चे इस मजे में शहीद हो गए, इस मजे में शहीद हो गए हमारे बच्चे, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। अब ये देखो जेईई लाइव डेली के नोट से 80% जेईई का पेपर आया, देखो है कि नहीं। तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात होती है आजकल के जमाने में, तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पता नहीं मतलब उनके से आया होगा, मेरे से तो नहीं आता है ना भाई, मेरे नोट्स में से तो नहीं आता। और जेईई का पेपर तो किसी के भी, मैं नहीं मानता किसी के भी नोट्स में से 80% से आ जाए, क्योंकि अगर किसी के भी 80% नोट से आ जाए तो भाई जेईई में 80% लाना फिर बहुत आसान हो जाएगा। और जेईई में क्योंकि 80% लाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब मेरे लिए डाइजेस्ट करना इस बात को बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे नोट्स में से तो नहीं आएगा। मैं तो साफ बोल रहा हूं, मेरे नोट्स में से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन जाएगा और इतने स्ट्रांग हो जाओगे आप कि जेईई में जाके बहुत अच्छा कर पाओगे। बट मेरे नोट्स में से पेपर नहीं आएगा, ठीक है। मेरे में से 40-50% से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए मेरा तो ये मानना है। नहीं बोला होगा दोस्तों, मैं मना नहीं कर रहा बोला होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उनके क्लेम को मना नहीं कर रहा। मैं बस इस चीज को बोल रहा हूं कि मैं इस चीज को नहीं मानता, समझ रहे हो। उनका क्लेम गलत है या नहीं है ये तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूं, पूरे भारत में जेईई मेन के पेपर तो 100% तक भी स्टडी मटेरियल में से आ सकते हैं, मगर जेईई एडवांस का पेपर 80% मैच नहीं कर सकता, 80% मैच नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। चले एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो दोस्तों ये वाली जो चीज थी ना, जो पूरा डाइवर्जन था, इससे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट की मैंने स्टोरी लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसमें पता एक कोट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वी ऑफन फाइंड आवरसेल्व्स इन सच अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड बिविल्डरमेंट। ये बिविल्डरमेंट दोस्तों मेरा वर्ड नहीं है, ये मेरे साथ जिसने बुक लिखी है ना उसका है, क्योंकि वो इंग्लिश की टीचर है, मैंने नहीं लिखा, इतने वर्ड मेरे को नहीं आते। दैट इट इज डिफिकल्ट टू स्टीयर अहेड विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर गाइड। और दोस्तों ये जो प्रॉपर गाइड होती है ना, ये परसिस्टेंट होनी चाहिए। यहां पे भी रोल आता है दोस्तों मेंटरिंग। मतलब बच्चे क्या बोलते हैं ना, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, है ना। आप एक लेवल तक किसी टीचर के साथ पहुंचते हो,
फिर उसके बाद आपको मेंटर चेंज करना पड़ता है। ये नेचुरल कैसे भाई, आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई टीचर है जो एनटीएससी तक प्रोफिशिएंट है, वो एनटीएससी तक आपको उसने पढ़ा दिया, आपको मेंटर कर दिया, एनटीएससी आपने क्लियर किया, फिर आप जेई में गए, जेई में दूसरे मेंटर होंगे। मगर जेई की पूरी जर्नी आप लोगों को एक मेंटर के साथ क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अपना जो अल्टीमेट मेंटर है ना उसको चेंज किया तो आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आपका जो नया मेंटर है ना आपकी पुरानी चीजों को अनलर्न करवाएगा और फिर आपको नई चीज सिखाएगा। जब तक आप ये अनलर्न और रीलर्न वाली चीज में करोगे ना तब तक आपका समय निकल जाएगा, आपके ऊपर बैकलॉग बढ़ जाएगा, और बैकलॉग बढ़ते ही दोस्तों जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आपको पता है। ठीक है, सो दोस्तों एक स्टूडेंट था, बहुत मैंने आप लोग बताया था ना, एक स्टूडेंट था जो टॉप 5 के अंदर था, जेई 2007 का पेपर जिसने अटेम्प्ट किया था। उसने ये इंडिविजुअल ज्वाइन की थी, फिजिक्स की क्लासेस मिस करता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाहर जाके करता था। ठीक है, इवेंचुअली उसकी रैंक ये आई थी, मैं रैंक लिख रहा हूं उसकी डायरेक्टली दोस्तों। ठीक है, आईआईटी मद्रास से उसने क्लास ली थी, आईआईटी मद्रास से उसने ग्रेजुएशन की, 2494 रैंक आई थी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, उसकी रैंक लेस देन इक्वल टू 400 आनी चाहिए थी। समझ रहे हो, वो डिजर्व करता था 400, बट इस रीजन की वजह से, और ये उसने खुद ने एक्सेप्ट किया था मेरे सामने जब हम लोग फाइनल रिवीजन कर रहे थे, जब हम फाइनल जेपीटीज देते थे ना, तब उसने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि अगर मुझे अपनी प्रिपरेशन में कोई भी एक चीज चेंज करनी हो ना तो मैं ये चेंज करूंगा कि उस दिन जब मैंने डिसाइड किया था, जब उस इंडिविजुअल कोचिंग का मैंने फॉर्म भरा था और उस इंडिविजुअल कोचिंग के अंदर जाके मैंने क्लासेस अटेंड करने स्टार्ट की, उस दिन को मैं चेंज करना चाहूंगा। क्योंकि आगे पीछे मिला के हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमें पूरा कंप्लीट कवरेज दे दिया था और उसी का रिजल्ट मेरी रैंक आई, राइट। मेरी रैंक आई है, ये फैक्ट है। मेरे से पहले भी 14 रैंक आई थी, 25 रैंक आई थी, ये भी फैक्ट है। तो इसका मतलब क्या था दोस्तों कि ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये बहुत सोच समझ के करने चाहिए। अगर आपको बेस्ट प्रोसेस मिल रही है, प्रोसेस इज द इंपॉर्टेंट, अगर आपको बेस्ट प्रोसेस मिल रही है, प्रोसेस में क्या होता है, लर्निंग, टेस्टिंग, रिविजन, ये तीनों चीजें दोस्तों आपकी बहुत सॉलिड है ना, आपको कोई और सोल्यूशन नहीं चाहिए। और बहुत ऑनेस्टली बताऊं, यू डोंट नीड मी ऑल्सो। अगर आपकी ये तीनों चीजें बढ़िया है ना, कहीं और बढ़िया चल रही है, यू डोंट नीड अ पर्सन लाइक मी। और अगर आप लोग की मेरे साथ बढ़िया चल रही है, देन ऑल्सो यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्स। बस ये याद रखो, ये याद रखो। अपने मेंटर्स बार बार चेंज मत करते रहो, ठीक है ना। ये मोबाइल फोन नहीं है जो आपने हर 1-1.5 साल में चेंज कर लिया, नया मॉडल आ गया तो अपग्रेड कर लिया। परसिस्टेंटली चलना पड़ेगा, एक टारगेट का एक मेंटर होता है, उसको फॉलो करते रहो और उसकी हर एक चीज करनी, ठीक है। जितनी बात आप अपने माता पिता की मानते हो ना, उससे ज्यादा बात उसकी माननी पड़ती है। उसने बोल दिया ना कि यार एनसीईआरटी करनी है, तो भाई जिम्मेदारी है कि आज खत्म होगी एनसीईआरटी। समझ रहे हो भाई, पूरे दिन के आवर्स कम नहीं पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी है कि भाई वो एनसीईआरटी खत्म हो। बोल दिया ना सर ने, प्रशांत सर ने बोला है ना एनसीईआरटी करनी है, मतलब करनी है। और इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने मुन्ना भाई देखी ना, सर्किट की तरह हो जाओ, समझे ना। भाई ने बोले ना करने का, मतलब करने का, सिंपल। समझे क्या आप मेरी बात? समझे भाई, आपके मेंटर ने जो बोल दिया ना, वो आपके लिए लकीर है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आप 2 मेंटर की बात करोगे ना, तो 2 मेंटर आपको ऐसी चीज बताएंगे कि आपका जो ये फंडामेंटल लॉ है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये वायलेट हो जाएगा, और ये वायलेट आप कर नहीं सकते। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखें, राइट। सो आई होप दोस्तों आप लोग को काफी मजा आया मेरी बातें सुन के, और सेम आप लोग का फिर से टाइम पास हो गया।